जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं धातु और अधातु चैप्टर को। ठीक है, यह अध्याय नंबर 3 है, ये लेक्चर नंबर 2 है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को। आप चाहो तो PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। ये पूरा अध्याय हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए ये चैप्टर समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। उसके बाद आता है इसी के अंदर धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। उसके बाद इसी के अंदर आता है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट होगा मैं लिख दूंगा, वो अपने कॉपी पर आप भी लिख लेना। उसके बाद जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा इसका प्रश्न उत्तर करवा दूंगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। सब्जेक्टिव करवा दूंगा जिससे आप अपना नोट्स भी बना सकते हो। यहाँ पे जो मेन पॉइंट रहेगा उसको आप लिखते जाना। तो चलिए देखते हैं धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक बर्नर है, यहाँ से ज्वाला निकलेगा। ठीक है, और ये जो चिमटा में पकड़े हुए हैं ये मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम को हम लोग जलाएंगे और उसके बाद फिर कॉपर को जलाएंगे। उसके बाद मतलब 2-3 धातु को हम लोग जला के देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम को जलाएंगे। ठीक है, तो चलिए बर्नर को जलाते हैं और मैग्नीशियम को जलाने का कोशिश करते हैं कि मैग्नीशियम जलता है तो कैसा क्या होता है और क्या बनता है। आप देखोगे कि मैग्नीशियम को जलाने पर ये श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, पूरा वाइट फ्लेम के साथ। ठीक है, और ये जो इसका राख बनता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख बनता है। ठीक है, अब हम लोग सोडियम को जलाने का कोशिश करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये सोडियम है। ठीक है, ये सोडियम है। सोडियम को माचिस की सहायता से हम लोग जलाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे रंग का जलता है। पीछे हम लोगों ने देखा मैग्नीशियम जो है वे श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, लेकिन सोडियम को आप देखोगे कि गौर से ये येलो ज्वाला के साथ जलता है, यानी पीली ज्वाला के साथ जलता है। आप देखो पीली ज्वाला के साथ जलता है सोडियम। ठीक है, अब हम लोग कॉपर को जलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉपर को हम लोगों ने ले लिया है चिमटा में और यहाँ से बर्नर को चालू करेंगे और देखेंगे कि कॉपर जलता है तो कैसा होता है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि कॉपर कम टेम्परेचर पर नहीं जलता है, इसे बहुत ही ऊष्मा चाहिए तब ये जलता है। हम लोग बहुत ऊष्मा यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना समझ लो कि कॉपर जब जलता है तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, यानी ब्लू ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, हम लोग सिर्फ अभी कॉपर को गर्म कर रहे हैं तो कुछ ऐसा हो गया। बहुत ज़्यादा ऊष्मा देने पर कॉपर जलना शुरू करता है। ठीक है, अब हम लोग एल्यूमिनियम को जलाएंगे। एल्यूमिनियम जो जलता है वो जलता है सिल्वर कलर का। जैसे हम लोगों ने मैग्नीशियम का देखा था ज्वाला श्वेत कलर का, उसी प्रकार से एल्यूमिनियम भी जलता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को भी बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा चाहिए तब ये जलना शुरू करता है, जो कि हम लोग घर में इतना ऊष्मा नहीं दे सकते, इतना ऊष्मा नहीं बना सकते हैं इसे जलाने के लिए। बस इतना आप देख लो कि इसे गर्म करने पर यह भी लाल हो गया है पूरा, लेकिन जब जलता है तो ये सिल्वर कलर का जलता है श्वेत ज्वाला के साथ। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। आप लोगों ने देखा धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। हम लोग देखे थे जब मैग्नीशियम को हम लोगों ने जलाया था तो कोई भी पदार्थ जब जलता है तो ऑक्सीजन के कारण ही जलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब मैग्नीशियम जल रहा था, ठीक है,
तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा था, क्योंकि कोई भी पदार्थ जब जलता है तो वो बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकता, यानी कोई भी पदार्थ के जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे आप देखो मैग्नीशियम, सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम को जलाए थे, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए थे मैग्नीशियम को। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनता है, ठीक है। जब धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये धातु ऑक्साइड है। ये धातु ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कुछ इस प्रकार से जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनता है, और जब धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। ये जो आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में अपने। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। आप देखो यहाँ पे ये सोडियम है, यहाँ पे कपड़े में सोडियम है, इसे लपेट के हम लोग जल से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। चलिए जल में डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये ठंडा जल है, ओके। आप देखोगे कि सोडियम जल में जलने लगा है पीली ज्वाला के साथ, यानी सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, ये जल से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। अब हम लोग कैल्शियम को डाल रहे हैं, ठीक है। सोडियम को डालने के बाद अब हम लोग कैल्शियम को डाल रहे हैं। आप देखोगे कि कैल्शियम बहुत ही जल को गर्म कर देता है, जल पूरा खौलने लगा है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जल पूरा खौलने लगा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों जल खौलने लगा है और सोडियम को डालने से क्यों उसका ज्वाला हो गया, यानी सोडियम जलने लगा पानी में डालने से। चलिए समझते हैं। तो जब हम लोग सोडियम को जल से अभिक्रिया कराए थे तो हाइड्रोजन गैस बनता है। कोई भी धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है, और हाइड्रोजन गैस इतना गर्म बना सोडियम के अभिक्रिया से, सोडियम और जल के अभिक्रिया से, कि वो जलने लगा हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम के समय में भी हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बन पाता है कि वो खुद का खुद जलने लगे। अब जो धातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है या फिर गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो उसे हम लोग भाप से अभिक्रिया कराते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये लोहा और एल्यूमिनियम है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई धातु है, मान लो यहाँ पे लोहा है या फिर एल्यूमिनियम धातु है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रुई है, पानी से भीगा हुआ, ठीक है। उसके बाद एक पाइप हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं, ये परख नली में जल भरा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम इसको रुई को गर्म करेंगे, इसमें जो जल था ये वाष्प बनकर यहाँ पे लोहा या फिर एल्यूमिनियम जो धातु है इससे अभिक्रिया करेगा, जिसके बाद हाइड्रोजन गैस बनेगा, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से होते हुए ये परख नली में जमा होते जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा जब धातु जल से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। जब कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होता है, धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होता है। अब हम लोग समझेंगे क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो बीकर में भरा हुआ है ये HCl का विलयन है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम पट्टी है, ये एल्यूमिनियम है, ये जिंक है, ये लोहा है, ठीक है। एक एक करके सबको हम लोग विलयन में डालेंगे, HCl का विलयन में यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे और देखेंगे कि कैसा अभिक्रिया होता है और क्या होता है, ठीक है। तो एक एक करके डालते हैं। सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम को डालेंगे HCl में। चलिए मैग्नीशियम को डालते हैं।
आप देखोगे कि मैग्नीशियम को डाल दिया है, जिससे बहुत तेज़ी से अभिक्रिया हो रहा है और बुलबुला निकल रहा है। और थर्मामीटर भी हम लोगों ने लगा दिया है कि विलयन कितना तेज गर्म हो रहा है, यानी विलयन का जो है तापमान बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। आप देखोगे कि इसमें जो मैग्नीशियम हम लोगों ने डाला था, मैग्नीशियम पूरी तरह से घुल गया है। और यहाँ पे थर्मामीटर जो है तापमान बहुत ज़्यादा बता रहा है, थर्मामीटर यानी विलयन का तापमान बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम लोग एल्यूमिनियम को इसमें डाल दिए हैं, एल्यूमिनियम भी इसमें घुल रहा है अम्ल में। आप देखोगे कि इसका जो तापमान है धीरे धीरे विलयन का तापमान बढ़ रहा है थर्मामीटर में। आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे। अब हम लोग जिंक को डाल दिए हैं। जिंक को डालने से हम लोग देख रहे हैं कि अभिक्रिया थोड़ा धीमा हो गया है। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम तेज़ी से अभिक्रिया कर रहा था, उसके बाद एल्यूमिनियम थोड़ा सा धीमा कर रहा था, उसके बाद जिंक और धीमा करने लगा अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग लोहा को डालेंगे। लोहा एकदम धीमा अभिक्रिया करता है, यानी जितने भी धातु हैं सब अपना अपना अलग अलग अभिक्रिया करता है। कोई ज़्यादा तेज करता है, कोई धीरे करता है, कोई बहुत धीमा करता है अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जिंक धीरे धीरे अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ पे देखोगे कि लोहा बहुत धीमा अभिक्रिया करता है। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, बहुत सा धातु होता है जो बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, बहुत सा धातु होता है जो धीमा धीमा अभिक्रिया करता है, बहुत सा धातु होता है जो अम्ल से अभिक्रिया करता ही नहीं है। जैसे सोना हो गया, तो सोना अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, उसके लिए एक्वा रेजिया बनाना पड़ता है, यानी दो अम्लों का मिश्रण होता है जिसमें तब वो मतलब अभिक्रिया करता है। ऐसे अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है सोना जो है अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, उसके लिए एक्वा रेजिया विलयन बनाना पड़ता है, तब वो अभिक्रिया करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे समझा, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। कुछ इस प्रकार से धातु प्लस अम्ल मिलता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब हम लोग समझेंगे अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। ठीक है, यहाँ पे जो विलयन है ये आयरन सल्फेट का विलयन है। ठीक है, और इसमें जो रॉड है ये कॉपर का रॉड है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसके अंदर जो रॉड है वो लोहे का है, यानी लोहे का कील है। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों को डाल दिए हैं विलयन में। अब 12 घंटे बाद देखेंगे कि दोनों में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, ये दोनों को हम लोगों ने डाल दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों जब 12 घंटा बाद होता है तो क्या होता है। तो आप देखोगे कि 12 घंटे बाद हम लोग देख रहे हैं कि विलयन का जो रंग है वो बदल गया है और इसमें जो कील है, कील का रंग भी बदल गया, यानी कॉपर के रंग का हो गया है लोहे का कील। लेकिन इस बीकर में हम लोग देख रहे हैं जिसमें आयरन सल्फेट था और जो कॉपर का रॉड था, ये दोनों में अभिक्रिया नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो कॉपर रॉड है वो आयरन सल्फेट से अभिक्रिया नहीं किया है, जबकि यहाँ पे लोहे का कील जो है ये कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कर लिया है। तो ये समझने के लिए चलिए आगे देखते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा सक्रियता श्रेणी के बारे में। तो सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? वैसी श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाया जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यह है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सबसे ऊपर जो धातु रहता है वो बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे पोटेशियम है सबसे ऊपर, यानी पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, उसके बाद सोडियम अधिक क्रियाशील है, उसके बाद कैल्शियम अधिक क्रियाशील है, यानी सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है, पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील सोडियम है, सोडियम से कम अभिक्रियाशील कैल्शियम है। इसी प्रकार से है जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है, सबसे नीचे आप देखो, सबसे नीचे सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे है सोना। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे सक्रियता श्रेणी से समझते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, आयरन सल्फेट जो था, लोहा सल्फेट, उसमें हम लोगों ने कॉपर को डाला था। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे देखो, ये लोहा है,
यानी आयरन है, और यहाँ पे देखो आप तांबा है, कॉपर है, ठीक है। तो आप बोलो यहाँ पे लोहा अधिक क्रियाशील है या फिर तांबा? तो आप बोलोगे यहाँ पे लोहा अधिक क्रियाशील है, क्योंकि लोहा सक्रियता श्रेणी में ऊपर है तांबा से, ठीक है। तांबा से सक्रियता श्रेणी में लोहा ऊपर है, यानी लोहा अधिक क्रियाशील है, ठीक है। तो जो भी मतलब जो भी पदार्थ हो या फिर जो भी धातु है उसका विलयन, जैसे मान लो यहाँ पे तांबे का विलयन है, ठीक है। तो तांबे का विलयन यानी कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो कम क्रियाशील है, किससे? लोहा से, ठीक है। तो हम लोग कॉपर सल्फेट का विलयन लिए, ठीक है, उसके बाद लोहा को डालें, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि तांबा कम क्रियाशील है जबकि लोहा अधिक क्रियाशील है। इसलिए जो तांबा होता है वो अपना स्थान हट जाता है, मतलब जो लोहा होता है वो तांबा को उसके स्थान से हटा देता है। हम लोगों ने सबसे पहला अध्याय में देखा था विस्थापन अभिक्रिया को, कुछ इसी प्रकार से होता है। जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है या फिर जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को, जैसे तांबा कम क्रियाशील है तो उसको हटा के उसके जगह पे आ जाता है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आपको मैं समीकरण दे दूंगा, यहाँ से आप समझ लो। यहाँ पे लोहा अधिक क्रियाशील है, इसलिए लोहा तांबा को हटा के उसके जगह को ग्रहण कर लेता है, जिससे मतलब जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें कॉपर लोहे पर आ जाता है और विलयन का रंग बदल जाता है, ठीक है। जबकि हम लोग देखते हैं आयरन सल्फेट में आयरन अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, इसलिए ये उसके विलयन से विस्थापित उसको नहीं कर पाता है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ पे समीकरण दे दूंगा, यहाँ से आप लोग समझ लेना। अब हम लोग समझते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। वैसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, ठीक है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। हम लोगों ने पीछे देखा था जब धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो उभयधर्मी ऑक्साइड है ये धातु का ही ऑक्साइड है, ठीक है। ये धातु का ऑक्साइड ही है जो अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षारक से अभिक्रिया करता है, यानी अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है और दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। ये उभयधर्मी जो ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड हो जाएंगे। ये दोनों जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। कुछ इस प्रकार से पहला हम लोग उदाहरण देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो आप लोग देखोगे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 प्लस HCl यानी अम्ल है। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो क्या बना? लवण बना और जल बना H2O। उसी प्रकार से जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम लोग यहाँ पे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक से अभिक्रिया कराएं तो भी लवण बना और H2O यानी जल बना। तो आप लोग देख सकते हो कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि ये अम्ल से भी अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है और क्षारक से भी अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। अब हम लोग समझते हैं एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। आप लोग देखा होगा कि जब लोहे का लोहे का जो होता है कोई भी सामान, वो उसमें जंग लगता है यानी संक्षारण होता है और वो खराब हो जाता है धातु लोहा। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उस पर मतलब पतली परत चढ़ जाती है ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है, जिससे उसका जो अंदर वाला धातु होता है, ऊपर तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ गया लेकिन उसका अंदर जो है एल्यूमिनियम उसका रक्षा हो जाता है। उसी प्रकार से वो जो परत बनता है पतला परत बनता है जब वायु से अभिक्रिया होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वायुमंडल में एल्यूमिनियम, लेकिन उसी परत को और मोटा बना दिया जाता है एनोडीकरण अभिक्रिया से। एनोडीकरण अभिक्रिया से उस पर जो परत होता है और मोटा बना दिया जाता है ताकि एल्यूमिनियम और अधिक दिन तक
रह सके बिना संक्षारित हुए, बिना खराब हुए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एक्वारेजिया। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है, एक्वारेजिया एक ऐसा मिश्रण है जिसमें सोना और प्लेटिनम को भी गला देता है। एक्वारेजिया एक ऐसा मिश्रण है जो सोना और प्लेटिनम को भी गला देता है। ठीक है, लेकिन ये बात समझो कि सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोना को नहीं गला सकता, या फिर सिर्फ नाइट्रिक अम्ल सोना को नहीं गला सकता। ये दोनों जब मिल के एक्वारेजिया बनाता है तभी सोना और प्लेटिनम को ये गला पाता है। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, आप चिंता मत करो, जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा मैं अध्याय का प्रश्न उत्तर करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहो।